अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची पुरअसरार कहानी। खावर ने मुझसे लव मैरिज की थी। उस शादी पर ना मेरे घर वाले राज़ी थे ना खावर के। अम्मी अब्बू और भाईजान ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि आइंदा हमसे किसी भी किस्म का राब्ता मत रखना शाइस्ता। आज के बाद तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर गए। यही हाल खावर के घर वालों का था। खावर ने किसी न किसी तरह खुशामद करके अपने अब्बू को इस हद तक राज़ी कर लिया था कि उन्होंने हमें घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। शादी से पहले मैंने बीए पास कर लिया था और वक्त गुजारी के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। एक तकरीब में खावर से मुलाकात हुई। वो मेरे कॉलेज की एक दोस्त फरजाना की मंगनी की तकरीब थी। उस तकरीब में खावर भी थे। फरजाना के भाई से खावर की दोस्ती थी। वो पहली ही नज़र में मुझे अच्छे लगे। हमारी वो मुलाकात दूसरी मुलाकातों का पेश खैमा साबित हुई और हम दोनों मोहब्बत के रिश्ते में बंध गए। खावर ने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था और उन दिनों मुलाजमत की तलाश में थे। उनका प्रोग्राम था कि मुलाजमत मिलते ही वो मुझे ब्याह कर घर ले आएंगे। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आ गया। लड़के का पूरा ख़ानदान अमेरिका में था। अम्मी अब्बू को और भाईजान को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार से अब्बू बेहद मुश्तिल हो गए। फिर यके बाद दीगरे जब मैंने मज़ीद और रिश्तों से इनकार किया तो भाईजान भी मुझ पर बरस पड़े कि शाइस्ता आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने भाई को जवाब दिया। मैं ये बातें खावर को बताती थी तो वो भी परेशान हो जाते थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके उन्हें गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वो मुलाजमत बस गवारा थी। खावर की सैलरी भी वहाँ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसी कम भी नहीं थी। 80 की दिहाई में 3000 रुपये माहाना भी कम आमदनी नहीं थी। लेकिन मैंने और खावर ने तो बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे, इसलिए हम दोनों ही को ये तनख्वाह कम लग रही थी। मैं ये मुलाजमत फौरी तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवा सकूँ। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि खावर की अम्मी यानी मेरी सास उनकी शादी अपनी बहन की बेटी सायरा से करना चाहती थी। मेरे घर वाले भी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। अब हमारे सामने दो ही सूरतें थी, या तो हम एक दूसरे को भुलाकर अपने अपने घर वालों की बात मान लेते या फिर घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी कर लेते। हमने दूसरी सूरत इख्तियार की। खावर के एक दोस्त के घर में हमारा निकाह हुआ और मैं घर आ गई। मैंने जब अम्मी को ये खबर सुनाई तो वो तुम्हारे सदमे के गुंग रह गईं। अब्बू और भाईजान पर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने मज़ीद रुसवाई से बचने की खातिर मुझे बहुत सादगी से खावर के साथ रुखसत कर दिया। मेरी सास का रवैया भी मुझसे अच्छा नहीं था। नंदे अलग मुझसे कतराती थीं। शादी के तीसरे ही दिन सास साहिबा ने पूरे घर का काम मेरे सर थोप दिया। मैं सुबह से शाम तक कूल्हों के बेल की तरह काम करती और रात तक इतनी थक जाती कि बिस्तर पर पड़ते ही बेसुध हो जाती। उस दिन मुझे शदीद बुखार था। सुबह उठा ही नहीं गया। खावर बगैर नाश्ते के ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने से पहले वो मुझे पैनाडोल की 2 गोलियां एक गिलास दूध के साथ दे गए थे। गोलियां खाकर मैं बिस्तर पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई, कमरे में दाखिल हुई, बोली, आज क्या तुम जश्न मना रही हो? मेरे मियाँ और दोनों बेटे बगैर नाश्ते के गए हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है? अम्मी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वरना मैं। बीबी, ये चोंचले ना अपने माँ बाबा को दिखाना। यहाँ तो काम करना पड़ेगा। हमने कोई मोहताज खाना नहीं खुलवा रखा कि तुम पड़े पड़े खाओगी। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मेरे अलावा घर में कोई है ही नहीं जो काम कर सके? मुझसे ज़बान दराजी मत कर। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। मेरे मियाँ और बेटे बहुत मेहनत से कमाते हैं। वो हराम खोरों के लिए नहीं कमाते। मेरा मियाँ भी कोई भिखारी नहीं है। मैंने भी तड़ाक कर जवाब दिया। फिर बात इतनी बढ़ी कि मेरी सास जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। साथ मेरी दोनों नंदे भी शामिल हो गईं। वो सब बार बार मुझे ही जता रही थी कि हम शरीफ लोग हैं, यहाँ घर से भागी हुई लड़कियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उस दिन खावर मेरी बीमारी की वजह से छुट्टी लेकर वापस आ गए थे। उन्होंने अपनी अम्मी और बहनों की घटिया बातें अपने कानों से सुन ली। उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा, चलो शाइस्ता, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकूँ। मेरी सास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। अपना ज़रूरी सामान पैक किया और हम घर से निकल आए। वो दिन तो हमने खावर के एक दोस्त के घर गुजारा। दूसरे दिन छुट्टी थी, इसलिए खावर, उनके दोस्त समद भाई और भाभी जरीना सर जोड़कर बैठ गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। समद भाई और भाभी का तो ख्याल था कि हम उन्हीं के साथ रहें, लेकिन उसके लिए ना मैं राज़ी हुई ना खावर।
अचानक जरीना भाभी ने पूछा, खावर भाई आपके पास पैसे कितने हैं? भाभी पैसे तो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 35,000 रुपये होंगे। लेकिन भाभी इतने पैसों में हम ना सिर्फ मकान का पेशगी किराया दे सकते हैं बल्कि थोड़ा बहुत घरेलू सामान भी खरीद सकते हैं। खावर भाई मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मेरी एक जानने वाली अपना मकान बेच रही हैं। मकान क्या है, सिर्फ 2 कमरे, सहन, किचन और बाथरूम वगैरह है, लेकिन प्लॉट खासा बड़ा है, 240 गज का। तो वो इस मकान का क्या मांग रही हैं? वो 2 लाख मांग रही हैं, लेकिन मैं 1.5 लाख में बात करवा दूंगी। भाभी हमारे पास 1.5 लाख भी कहाँ है भाई, 35,000 तुम्हारे पास हैं। शाइस्ता के कड़े, चूड़ियाँ और जेवरात का सेट भी तकरीबन इतने ही पैसों में बिक जाएगा। भाभी ने कहा, इसके बावजूद 1.5 लाख नहीं होंगे। भाई कुछ पैसे हमसे कर्ज ले लो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता देते रहना। खावर तो कर्ज लेने पर रजामंद नहीं थे, लेकिन समद भाई और भाभी के इसरार पर राजी हो गए। यूं हम नॉर्थ कराची का वो मकान बल्कि प्लॉट लेने पर राजी हो गए। अगर 1.5 लाख में 240 गज का प्लॉट भी मिल रहा है तब भी बहुत सस्ता है, खावर ने कहा। वहाँ तो फिर भी 2 कमरे बने हुए हैं। भाभी ने कहा है, आरसीसी के कमरे बनवाने में भी 50-60 हज़ार खर्च होते हैं। वहाँ तो कमरों के अलावा बरामदा, किचन और बाथरूम भी है। फिलहाल तो हमारे लिए वही बहुत है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसे बनवा लेंगे। दूसरे दिन खावर ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मकान की खरीदारी के सिलसिले में कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गई। मेरा जेवर खिलाफ तवक्का 50,000 में फ़रोख्त हुआ। वो जेवर अम्मी ने कई साल पहले बनवाया था। 35,000 खावर के बैंक अकाउंट में थे। बकिया रकम खावर के दोस्त समद भाई ने हमें दे दी। शाम तक तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई। खावर तो उसी शाम अपने घर में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन समद भाई और भाभी ने समझाया कि फौरी तौर पर हम वहाँ कैसे रहेंगे, हमारे पास तो सवाई कपड़ों और जूतों के कुछ भी नहीं था। मकान में शिफ्ट होने के लिए घर गृहस्थी का दीगर सामान भी ज़रूरी था। समद भाई के इसरार पर हम वहाँ 1 हफ्ता मज़ीद रुके। इस दौरान में खावर ने मकान की अच्छी तरह सफाई करा दी। समद भाई ने कहीं से 2 फोल्डिंग चारपाइयों का बंदोबस्त कर दिया। एक बड़ा तख्त, 2 कुर्सियां भाभी ने अपने पास से दी। इसके अलावा खावर ने अपने किसी दोस्त से एक टेबल फैन भी ले लिया। कुछ ज़रूरी बर्तन भी भाभी ने अपने किचन से दे दिए। अपने हालात पर मुझे रह रह कर रोना आ रहा था। मैं अपने घर में शहजादियों की तरह रहती थी। मेरे कमरे में बेहतरीन बेड था, कीमती पर्दे थे, हर जदीद किस्म की चीज़ थी। कहाँ अब ये हाल था कि 2 मामूली सी फोल्डिंग चारपाइयाँ, एक बड़ा तख्त, पुरानी कुर्सियाँ हमारी कुल कायनात थी। सामान शिफ्ट करने के बाद खावर ने मुझसे कहा कि अपना नया घर देख लो। अपने घर की ख्वाहिश तो हर औरत को होती है। मैं झटपट तैयार होगी। समद भाई और भाभी भी हमारे साथ थे। नॉर्थ कराची का वो इलाका खासा साफ सुथरा था। उन दिनों वहाँ ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, लेकिन भाभी ने मुझे बताया था कि हमारा घर जहाँ वाक़ है वहाँ अब इर्द गिर्द खासे मकानात तामीर हो गए हैं। इलाका देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। वहाँ मकान क्या, छोटे छोटे खूबसूरत बंगले थे। लेकिन समद भाई ने जिस मकान के सामने गाड़ी रोकी, उसे देखकर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। खावर ने ताला खोला, फिर हम सब अंदर दाखिल हो गए। मकान क्या था, एक खंडर था। कमरे कुशादा ज़रूर थे, लेकिन प्लास्टर से महरूम थे। उनके सामने बड़ा सा बरामदा था। कुछ फासले पर किचन, गुसलखाना, बैतुल खुला एक लाइन में बने हुए थे। बकिया खाली जगह को सहन कहा जा सकता था। वो सहन इतना बड़ा था कि उसमें बहुत आराम से साइकिल चलाई जा सकती थी। भाभी एक बात बताना भूल गई थी, बरामदे में एक तरफ जीना भी था और ऊपर भी सामान वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसे गालिबन स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। जगह जगह से फर्श टूटा हुआ था, घड़े बने हुए थे। मैं फटी फटी आंखों से मकान का जायजा ले रही थी। पूरे मकान पर एक अजीब सी वीरानी और वहशत का राज था। हाँ, दरवाजे के साथ ही नीम का एक बहुत घना दरख्त था। शाइस्ता भाभी ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हें मकान पसंद नहीं आया, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो हाउस बिल्डिंग से कर्ज लेकर मकान को जदीद अंदाज में तामीर करा सकते हो। जी भाभी, घर जैसा भी है लेकिन हमारा अपना है, हमें भला क्यों पसंद नहीं आएगा। मेरे मकान के इर्द गिर्द जदीद अंदाज के बंगले बने हुए थे। उन दोनों के दरमियान हमारा मकान एक बदनुमा दाग सा लग रहा था। हमारे सामने भी बहुत खूबसूरत सा एक डबल स्टोरी बंगला था। भाभी शायद मेरी नज़रों का मतलब समझ गईं और हंसकर बोली, फिक्र मत करो शाइस्ता, एक दिन तुम्हारा बंगला भी इन्हीं बंगलों की तरह होगा। आखिरकार हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। मैंने चूल्हा जलाकर चाय की केतली उस पर रखी तो मुझे बराबर वाले मकान से गुनगुनाने की आवाज़ आई। कोई लड़की बहुत सुरीली आवाज़ में गुनगुना रही थी, कहीं दीप जले कहीं दिल, ज़रा देख ले आकर परवाने। मैं बेख्तियार मुस्कुराने लगी, गोया पड़ोसी खासे साहिबे ज़ौक़ थे। मैं चाय बनाकर कमरे में ले गई।
پھر میں غور کرنے لگی کہ کس کمرے کو بیڈ روم بناؤں، کسے ڈرائنگ روم، صحن میں کیاریاں کس طرح بناؤں، اور 1 سال بعد جب یہ کھنڈر ایک شاندار بنگلے میں تبدیل ہو جائے گا تو اپنی ساس اور نندوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت ضرور دوں گی۔ شائستہ، میرا خیال ہے کہ اس وقت تو میں بازار سے کھانا لے آؤں، تم کل سے کھانا بنانا۔ مجھے اچانک گھر کی ویرانی اور وحشت کا خیال آیا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا اور کمرے میں ایک بلب روشن تھا۔ میرا جی چاہا کہ خاور کو روک لوں۔ میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ خاور میری وجہ سے مزید پریشان ہو جائیں گے۔ خیر، خاور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پلنگ پر نیم دراز ہو گئی۔ اپنے بیگ سے نکال کر ایک میگزین پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بلب کی ناکافی روشنی میں پڑھنے کو دل ہی نہ چاہا۔ گھر کی ویرانی اور بوجھل پن میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا، یا پھر یہ میرا احساس تھا۔ میں نے سناٹا توڑنے کے لیے گانا شروع کر دیا۔ چھن 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 باجے پائل باجے، پھر میں نے تان لگائی، سانوریا۔ اچانک دوسری طرف سے کسی نے اس گانے کو آگے بڑھایا، سانوریا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی لڑکی میرے بہت نزدیک بیٹھی گا رہی ہو۔ میرا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر مجھے اپنی اس پڑوسن کا خیال آیا جو اس وقت بھی گنگنا رہی تھی جب میں چائے بنا رہی تھی۔ مجھے اپنے خوف پر ہنسی آ گئی اور میں نے سوچا چلو پڑوسیوں سے تعارف کا یہ انوکھا انداز بھی خوب ہے۔ میں نے دوسرا گانا شروع کیا، آپ فرمائیں کیا خریدیں گے، آپ فرمائیں کیا خریدیں گے۔ دوسری طرف سے بھی گانے کا جواب گانے سے آیا۔ میں جو گانا بھی شروع کرتی پڑوسن اس گانے کو گنگنانے لگتی۔ اچانک میرے کانوں میں بلی کی کریہا آواز آئی۔ بلی بہت بھیانک انداز میں رو رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے کے سامنے باؤنڈری وال پر سیاہ رنگ کی ایک بلی بیٹھی مکرو آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے بلی کو زور سے ہشکارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور اسی طرح بیٹھی روتی رہی۔ میں پوری طاقت سے چیخی، بھاگ جا یہاں سے۔ بلی نے اپنی انگارہ جیسی دہکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا تو میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا جسم بے جان ہو گیا ہے۔ میں تو بلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی چپل اتار کر بلی کو مار دوں، لیکن میرے تو ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ دماغ کام کر رہا تھا اور میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ کالی بلی کے بھیس میں اکثر جنات بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی نانی کی بات یاد آئی۔ نانی یہ بھی کہتی تھی کہ بعض جنات بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آئے تو فوراً آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ میں نے غیر شعوری طور پر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک بلی زور سے چیخی اور اچھل کر بھاگی۔ پھر وہ دیوار پر بھاگتی ہوئی نیم کے درخت پر چڑھ گئی اور اس کی گھنی شاخوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں بری طرح چونک اٹھی، لیکن اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ دستک دوبارہ ہوئی، ساتھ ہی خاور کی آواز سنائی دی، شائستہ دروازہ کھولو۔ ان کی آواز سن کر جیسے میں ہوش میں آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو خاور اندر آئے اور مجھے کہنے لگے، تم کیا سو رہی تھی؟ میں کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ کیا بات ہے شائستہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ خاور کو میرے خوفزدہ ہونے کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اچھا تم اندر تو چلو۔ کمرے میں آ کر مجھے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اصل میں آپ کے جانے کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی، میں نیند میں ڈر گئی تھی۔ اچھا آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے میں بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اکیلے میں ڈر گئی ہو، بھائی نئی جگہ ہے، نیا ماحول ہے، پھر اتنا ویران مسکن ہے۔ ارے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چھپکلی اور کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارتی ہیں۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، نہ جانے کب میں سو گئی۔ اچانک کسی کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ اس وقت مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کھلے ہوئے دروازے سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ خاور بھی عجیب ہیں، کمرے سے باہر نکلے ہی تھے تو کم از کم دروازہ تو بند کر دیتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری نظر خاور کے پلنگ پر پڑی۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ خاور تو اپنے بستر پر بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر خوف نے جکڑ لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ دروازہ خاور نے خود بند کیا تھا، پھر کھل کیسے کیا؟ ممکن ہے وہ اٹھ کر باتھ روم گئے ہوں گے اور دروازہ بند کرنا بھول گئے ہوں گے۔ میں اٹھی، دروازہ بند کر دیا، بستر پر لیٹی تو مجھے کمرے کے کونے میں 2 انگارے سے دہکتے نظر آئے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد کمرے میں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے بلی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے خوف سے کمبل کے اندر اپنا چہرہ چھپا لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں نے چاروں کل اور آیت الکرسی جیسے ہی پڑھنا شروع کر دی، تھوڑی ہی دیر بعد میں پرسکون ہو گئی۔ پھر نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکیوں اور دروازے سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔
मैं घबरा कर उठ बैठी। ना जाने क्या वक्त हुआ था, शायद खावर बगैर नाश्ता किए ही दफ्तर चले गए थे। उसी वक्त खावर चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुए, मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी नींद पूरी हो गई शाइस्ता? टाइम क्या हुआ है? भाई 10:15 बज रहे हैं। फिर मुझे खुद ही याद आया कि खावर ने तो 2 दिन की छुट्टी ले रखी है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ कौन आ गया? खावर उठकर दरवाजे की तरफ चले गए। कुछ देर तक बाहर ही खड़े किसी से बातें करते रहे। फिर वापस आए तो उनके हाथों में बड़ी सी एक ट्रे थी। मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बेग साहब थे, वो हमारे लिए नाश्ता लाए हैं। आज किसी वक्त तुम भी उनके घर चली जाना। सफाई के बाद उस घर की कुछ शक्ल निकल आई। घर की सफाई सुथराई में दोपहर के खाने का होश ही नहीं रहा। मुझे दिन भर बेग साहब के घर जाने का मौका नहीं मिला था। उनके बर्तन अलबत्ता मैंने धो दिए थे। सोचा कल जब खावर दफ्तर जाएंगे तो मैं उनके बर्तन वापस कराऊंगी। वो रात पुरसुकून अंदाज में गुजर गई। खावर ने दफ्तर जाने से पहले कहा कि तुम बेग साहब के बर्तन ज़रूर वापस कर देना, इस बहाने तुम्हारा उनकी फैमिली से तारुफ भी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं दरवाजे पर ताला डालकर बेग साहब के बर्तन लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गई। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। मैंने सलाम किया, उन्हें बताया कि आपके पड़ोस में आई हूँ मैं, यह आपके बर्तन हैं, अंदर आ जाओ बेटी। उनका घर बहुत शानदार था। वहाँ मुझे एक बुजुर्ग खातून दिखाई दी। उनकी उम्र अम्मी से ज़्यादा ही थी। आंटी, मेरा नाम शाइस्ता है, मैं आपके साथ वाले मकान में आई हूँ। जीती रहो बेटी। बेटी, तुमने ये मकान किराए पर लिया है? नहीं आंटी, हमने ये मकान ख़रीदा है। ख़रीदा है? तुम्हें डर तो नहीं लगा? डर क्यों लगना आंटी? मकान ख़रीदने से पहले तुम लोग यहाँ आकर मकान देख तो लेते ना। आंटी, असल में हालात कुछ ऐसे थे कि हमें यह मकान ख़रीदना पड़ा। जो मकान अच्छे थे उनकी कीमत बहुत थी। हमने तो ये मकान भी कर्ज लेकर ख़रीदा है। फिर मैंने उन्हें सारे हालात बता दिए कि मैंने मकान क्यों और कैसे ख़रीदा। आंटी ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर वो खामोश हो गई। फिर आंटी मुझे अपने घर के बारे में बताने लगी कि उनके कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं। साथ ही उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि हमारे बाएं जानिब सरफराज साहब और उनकी बेगम फरहाना रहती हैं। मुझे अचानक ख्याल आया कि जब यहाँ कोई लड़की है ही नहीं तो फिर रात को गाना कौन गा रहा था। मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या नसीमा भी आपके साथ ही रहती है? नहीं भाई, आजकल मुलाजमों के भी बहुत नखरे हैं। नसीमा शाम को अपने घर चली जाती है। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने उन्हें बताया कि कल जब मैं चाय बना रही थी तो मेरे साथ साथ कोई लड़की गाना गा रही थी और वो एक बार नहीं गाहे बगाहे गाती रही। आंटी के चेहरे पर यकायक खौफ के आसार नमूदार हुए। वो बोली, इसका मतलब है कि अभी वो यहीं है। कौन? मेरी एक बात मानो बेटी, तुम ये घर फ़ौरन छोड़ दो। छोड़ दूँ? लेकिन क्यों आंटी? फिर ये घर छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? तुम कहीं भी किराए पर कोई मकान ले लो। क्यों आंटी, आप साफ साफ मुझे बताएं, आखिर बात क्या है? इस मकान में बदरूहों का, आसेबों का या जिन्नात, जो कुछ भी कह लो, उनका बसेरा है। इस मकान में 2 दिन से ज़्यादा कोई नहीं टिकता। लोग खौफजदा होकर ये मकान छोड़ देते हैं। तुमसे पहले जो किरायादार आए थे उनकी बेटी तो खौफ के मारे अपना जहनी तवाज़ुन ही खो बैठी थी। मकान से रात को अजीब भयानक किस्म की आवाज़ें आती हैं। कभी घुंघरों की झनकार, ढोलक की थाप सुनाई देती है। कभी इतनी धमा चौकड़ी होती है कि लगता है मकान में कई सांड एक दूसरे से लड़ रहे हों। कभी खौफनाक कहकहे सुनाई देते हैं। कभी औरतों के बैन करने की मनहूस आवाज़ें गूंजती हैं। हम तो खुद ये मकान बेचकर यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन हमें तो मकान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था आंटी। तुमने शायद खुद ही मालूमात नहीं की, वरना तुम खुद सोचो, इस इलाके में तो इतना बड़ा प्लाट भी 3.5 लाख रुपए का है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है बेटी। आंटी, अब जो कुछ भी हुआ है, मुझे तो इसी मकान में रहना है। मेरे लिए तो कोई वापसी के रास्ते ही नहीं है। मैं दोबारा ना अपने ससुराल जाना चाहती थी, ना समद भाई के घर। किराए का मकान भी फौरी तौर पर तो मिल नहीं सकता था। फिर किराया और डिपॉजिट वगैरह देने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तुम्हारे शोहर आए तो तुम आज ही कहीं चली जाओ। मैं फौरी तौर पर कहाँ जा सकती हूँ आंटी? ना मेके में मेरे लिए कोई गुंजाइश है, ना ससुराल में। किराए का मकान ढूंढने में भी कुछ वक्त तो लगेगा। तुम ऐसा करो, हमारे घर में आ जाओ। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली है। मेरे बेटे और बहुएं आते हैं तो वो ऊपर रहते हैं। तुम वहाँ रह सकती हो। जब किराए का मकान मिल जाए तो तुम चली जाना। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। अगर मुझे परेशानी हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं उनकी शफकत से बहुत मुतासिर हुई। वापस आ गई। ज़ोहर का वक्त था। मैंने वज़ू करके जाए नमाज बिछाई और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर मैं देर तक मुसल्ले पर बैठी दरूद शरीफ पढ़ती रही। उसके बाद मैं एक रिसाला लेकर लेट गई। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मुझे सर्दी का एहसास हुआ। असर की अजान हो रही थी। मैं वज़ू करके फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैंने अभी नीयत बांधी ही थी कि मुझे अपने अकब में फड़फड़ाहट सुनाई दी।
پھر کوئی انتہائی مکروہ آواز میں بولا، یہاں سے بھاگ جا ورنہ بے موت ماری جائے گی۔ میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نماز پڑھتی رہی۔ تیرے پاس آج سانج تک کا سمے ہے؟ وہی آواز دوبارہ آئی۔ میں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو بہت رحمان اور رحیم ہے، میں تیری عاجز اور گنہگار بندی ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما میرے مولا، میرے اور میرے شوہر کی حفاظت فرما۔ دعا مانگتے ہوئے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اچانک مجھے انتہائی خوفناک کہکا سنائی دیا، پھر کوئی بھیانک آواز میں بولا، تیرا جیون کیول ایک رات کا ہے، پھر تیرے لیے موت ہے موت۔ میں نے گھبرا کر دائیں طرف دیکھا تو مجھے انتہائی بھیانک چہرہ دکھائی دیا۔ کالا سیاہ رنگ، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں اور خوفناک دانت۔ وہ صرف چہرہ تھا، اس کا جسم غائب تھا اور وہ زمین سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں اس وقت دہشت سے مری کیوں نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر میرے دل سے خوف کا تاثر زائل ہو گیا اور میں مسلسل ورد کرتی رہی۔ اچانک مجھے انتہائی مکروہ چیخ کی آواز سنائی دی، پھر پھڑپڑاہٹ گونجی اور مجھے یوں لگا جیسے کمرے کا بوجھل پن اچانک ختم ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور مصلے سے اٹھی تھی کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے گھر کی تمام لائٹیں روشن کر دیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں کچن میں گئی، چولہے پر دال پکنے کو رکھ دی۔ اسی وقت خاور آ گئی۔ دن کیسا گزرا شائستہ؟ بہت اچھا۔ 2-3 گھنٹے تو بیگ صاحب کے گھر میں گزرے۔ پھر میں نے انہیں بیگ صاحب اور آنٹی کے بارے میں بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس مکان میں بدروحوں یا جنات کا بسیرا ہے، یا میرے ساتھ کل سے لے کر اب تک کس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چلو اچھا ہوا تمہاری ملاقات آنٹی سے ہو گئی، اب کم سے کم مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد ہم لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر خاور سو گئے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں اور دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، نہ صرف اپنے گرد بلکہ خاورد کے گرد بھی اس کا حصار کیا۔ بستر میں گھس گئی۔ جب تک نیند نہ آتی تھی میں درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ رات کے کسی پہر پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن کمرے میں بوجھل پن کا احساس نہیں تھا۔ خاور بے خبر سو رہے تھے۔ اچانک باہر گھنگرو چھنکنے لگے۔ گھنگروں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہونے لگی، پھر ساتھ ہی ڈھولک کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا باہر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ ڈھولک میں مجرے کی جھنکار بھی شامل ہو گئی۔ اچانک خاور بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ گھنگروں اور ڈھولک کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ کس کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے؟ عجیب بد تہذیب لوگ ہیں، پورے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ مجھے دیکھنے تو دو شائستہ، یہ ہنگامہ ہے کہاں؟ جب محلے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ میں نے انہیں کھینچ کر دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ انتہائی جاہل اور بے حس لوگ ہیں۔ اچانک فجر کی اذان بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ آواز مجھے اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر تمام ہنگامہ ختم ہو گیا۔ فضا میں بس اذان ہی کی گونج باقی تھی۔ بے شک میرا رب بہت عظیم ہے، میں نے کہا اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو خاور ایک مرتبہ پھر سو گئے۔ نماز کے بعد میں دیر تک درود شریف کا ورد کرتی رہی، پھر اٹھ کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے خاور نے کہا، محلے میں کہاں شادی ہو رہی ہے؟ رات تو ایسا ہنگامہ تھا جیسے ناچ گانا ہمارے ہی گھر میں ہو رہا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شائستہ، اب سبزی گوشت وغیرہ تم ہی کو لانا پڑے گا، مارکیٹ یہاں سے دور ہے، لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں مارکیٹ چلی جاؤں گی۔ اب کوئی ملازم تو ہے نہیں جو ہمارے کام کرے گا، گھر کے کام تو ہمیں ہی کرنا ہوں گے نا۔ ارے میری پیاری شائستہ، تمہیں بھی میری وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ ایسی بات نہ کریں خاور، زندگی میں اچھے برے دن تو آتے ہی ہیں نا، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں اور تمہارے گھر والوں کو اپنا گھر بنا کر دکھاؤں گی، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ خاور کے جانے کے بعد میں مارکیٹ جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ کون؟ بی بی جی، میں بیگ صاحب کا ڈرائیور ہوں، احمد خان۔ بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ میں گھر کو تالا لگا کر ان کے گھر پہنچی۔ آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، شائستہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اللہ کا کرم ہے آنٹی، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، واپسی میں آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ تم کیوں تکلیف کر رہی ہو؟ میرا ڈرائیور مارکیٹ جائے گا، جو کچھ منگانا ہے وہ منگوا لو۔ میں آنٹی کا احسان تو نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ پھر آنٹی نے میرے لیے چائے منگوائی۔ بیٹی رات تو خیریت سے گزری نا؟ جی ہاں آنٹی۔
कुछ ढोल ताशों और घुंघरों की आवाज़ें तो सुनाई दी थीं, फिर वो खुद ही ख़त्म हो गई। तुम बहुत दलेर लड़की हो भाई, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद दहशत से बेहोश हो जाती। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि कल दिन में मेरे साथ क्या हुआ था, वरना वो शायद ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले आती। उस दिन मैं आंटी के पास ज़्यादा देर नहीं बैठी। ड्राइवर सौदा ले आया, मैं घर आ गई। उस दिन कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ। शाम में खावर आए तो कुछ फ़िक्रमंद थे। क्या बात है खावर, कोई परेशानी है? हाँ परेशानी तो है। कैसी परेशानी? मुझे ऑफ़िस के काम से इस्लामाबाद जाना है। मैंने तो बहुत चाहा कि मैं वहाँ ना जाऊँ, लेकिन हमारे जीएम साहब ने कहा कि वहाँ जाने से तुम्हें फ़ायदा होगा। वहाँ मुख्तलिफ़ पार्टियों से मीटिंग है। मीटिंग अगर कामयाब रही तो तुम्हारी भी तरक्की हो जाएगी। अगर ये बात है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन तुम मेरी फ़िक्र मत करें, मैं 2-4 दिन आंटी के साथ रह लूँगी। बेचारी तो यूँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन शाइस्ता में, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप मेरी फ़िक्र ना करें। अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं समद भाई भाभी के घर चली जाऊँगी। वैसे मैं फ़ोन पर तुमसे रब्ता रखूँगा। तुम ऐसा करना, बेग साहब का टेलीफोन नंबर मुझे दे देना। खाने के बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, खावर के पास जाकर बैठी। उनके जहन पर अभी तक बहुत बोझ था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से कायल किया कि मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। सोने से पहले मैंने अपना और खावर का हिसार किया, कंबल में दुबक गई। फिर हस्बे मामूल जब तक मुझे नींद नहीं आई मैं दरूद शरीफ पढ़ती रही। उस रात बहुत पुरसकून नींद आई। ना ढोल ताशों की आवाज़ें सुनाई दी, ना दूसरी मकरू आवाज़ें। उसी दिन शाम को खावर की फ़्लाइट थी। खावर मुझे ढेर सारी हदायत देकर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में अचानक सन्नाटा हो गया। मगरिब की अजान हो चुकी थी। मेरे दिल पर एक अजीब सा खौफ तारी था। मैंने नमाज़ पढ़कर देर तक अल्लाह से अपनी और खावर की सलामती की दुआएं मांगी और अभी मुसल्ले ही पर बैठी थी कि मेरी नज़र खुले हुए दरवाजे से सामने वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर स्याह रंग का खौफनाक बिल्ला बैठा था। उसकी जिसामत छोटे कुत्ते से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे, सर गंजा था। उसकी खोपड़ी पर एक चोटी सी नज़र आ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर मुझे उससे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे गुस्सा आ गया। दफ़ा हो जा यहाँ से। जवाब में उसने इतना भयानक कहका लगाया कि मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता। मैंने चारों कुल और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। वो चंद मिनट तक दीवार पर बैठा मुझे घूरता रहा। फिर उसकी हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई और वो अचानक गायब हो गया। मैं ज़हनी तौर पर बुरी तरह थक गई थी, इसलिए बरामदे में पड़े हुए तख्त पर नींद दराज हो गई। अचानक मुझे पायल की छमछम सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पायल छनकाती जीने से नीचे उतर रही हो। फिर वो मेरे सामने आ गई। इंतहाई हसीन लड़की थी। मेरे सामने आकर खूबसूरत आवाज़ में बोली, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? अरे मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब तक इस घर में कई घराने आए और भाग गए, किसी को भी बसना नसीब नहीं हुआ, परंतु तेरे पास कोई ऐसी शक्ति है कि तुझ पर कोई असर नहीं होता, असर आइंदा भी नहीं होगा। इसलिए तुम लोग कहीं और दफ़ा हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। तो तू यहाँ से नहीं जाएगी? हाँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो खूबसूरत लड़की अचानक गायब हो गई और सीढ़ियों की तरफ से अचानक वही बिल्ला छलांग मार के मेरे सामने आ गया जो कुछ देर पहले दीवार पर बैठा था। मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। बिल्ला दांत निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं विर्द में मसरूफ़ रही। कई दफ़ा के तजर्बात के बाद अब मुझ में बहुत एतमाद पैदा हो गया था। अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो गया था। मैंने विर्द करते करते बिल्ले की तरफ फूंक मारी। बिल्ला अचानक उछला और सामने वाली दीवार की तरफ लपका। फिर वो अचानक गायब हो गया। उस दिन मैं ज़हनी तौर पर बहुत थक गई थी। मैंने उल्टा सीधा खाना खाया, इशा की नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज से फारिग हुई तो नज़र फिर दीवार पर गई। वहाँ वही स्याह बिल्ला बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने उसे जवाबी तौर पर घूरा तो वो उठा और दरख्त की शाखों में गायब हो गया। मैं उसी दिन ज़हनी तौर पर थक गई थी, इसलिए खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए, अपने गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार बांधा और बिस्तर पर गिर गई। दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गई। अचानक मेरी आँख खुल गई। आँख बेसबब नहीं खुली थी, बल्कि सहन में होने वाली धमा चोकड़ी से मेरी आँख खुली। ऐसी धमक हो रही थी जैसे कई भैंसे आपस में लड़ रहे हों। फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा चौखट समेत उखड़कर अंदर आ गिरा। टूटे हुए दरवाजे से एक फुनकारता हुआ सांड अंदर दाखिल हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रोंद कर गुजर जाएगा या फिर अपनी टकरों से इस कमरे को मलबे का ढेर बना देगा। मैंने बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास का विर्द करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे लगा जैसे उस सांड को किसी नादीदा कुव्वत ने पकड़कर खींच लिया हो। बाहर एक मर्तबा फिर ज़ोरदार धमक सुनाई दी।
फिर धमा चौकड़ी मच गई। मैं मुसलसल विर्द करती रही। अचानक ऐसी आवाज़ें आईं जैसे बहुत सी बदरूहें भयानक आवाज़ में बयान कर रही हों। फिर यूं लगा जैसे उनका गला किसी ने दबोच लिया हो। वो हंगामा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। फ़िज़ा में अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई तो मैंने सुकून का सांस लिया। नमाज के लिए उठ गई। नमाज के बाद मैंने एक कप चाय बनाई। मेरा सर दर्द से फटे जा रहा था। चाय के साथ मैंने सर दर्द की एक गोली खाई और बिस्तर पर गिर गई। मेरी आंख खुली तो वही खूबसूरत लड़की बरामदे के तख्त पर बैठी थी। दरवाज़ा अभी तक चौखट समेत उखड़ा पड़ा था। वो लड़की भी कल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा निढाल नज़र आ रही थी। उसके जिस्म और चेहरे पर कई जगह ज़ख्म थे। उसका खूबसूरत चेहरा मस्क होकर रह गया था। यहाँ से चली जा। मैं नहीं जाऊँगी। ये मकान मेरा है, इसलिए तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तू भी अपनी हट की पक्की है। तू किस शक्ति पर इतना घमंड करती है? मुझे किसी बात पर घमंड नहीं है, लेकिन मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। वो एकदम बेचैन हो गई और घबराकर उठ खड़ी हुई। मेरी बात सुन, भगवान के लिए तू ये जाप बंद कर दे। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मेरी बात सुन ले। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द बंद कर दिया। मैं यहाँ बरसा बरस से रह रही हूँ। अब तो यहाँ हर तरफ मकान बन गए हैं। एक ज़माने में यहाँ दूर दूर तक जंगल था, घना और तारीक जंगल। दुश्मनों ने मेरा और मेरे प्रेमी का इसी जगह खून किया था। मेरी आत्मा उस वक्त से यहाँ भटक रही है जहाँ तुम्हारा घर है। मेरे पति की आत्मा को दुश्मनों ने यहीं कैद कर दिया था। मरने के बाद भी उनकी दुश्मनी ख़त्म ना हुई और उनकी पलीद आत्माएं यहाँ भी पहुँच गईं। हर पूरनमाशी की रात को मैं अपने प्रेमी को इस बंदी खाने से मुक्त कराने का प्रबंध करती हूँ, लेकिन दुश्मनों की शक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा थी। वो हर दफ़ा मेरे रास्ते में आ जाते थे। मैं बरसों से ज़ख्म खा रही हूँ, लेकिन कल रात मैंने अपना इंतकाम ले लिया। एक के अलावा तमाम दुश्मनों को नष्ट कर दिया। मैं हैरत से आंखें फैलाए उसकी बातें सुन रही थी। ये बातें अगर दूसरा मुझे कोई बताता तो मुझे कभी यकीन ना आता। ऐसी अलफ लैलवी कहानियाँ तो बस किताबों में होती हैं। मैंने पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मेरा इंतकाम अभी बाकी है। अभी महावीर सिंह की आत्मा बाकी है। मैं जब तक उसे भी ख़त्म नहीं कर दूंगी, मुझे और मेरे प्रेमी को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर वो फीके अंदाज में मुस्कुराकर बोली, तुम जानती हो मैंने अपने दुश्मनों को कैसे नर्क में पहुंचाया? तुम्हारे जाप के कारण उनकी शक्ति ख़त्म हो गई थी। मेरा जाप? फिर मुझे ख्याल आया कि वो मेरे आयतल कुर्सी, चारों कुल और दुरूद शरीफ के विर्द की बात कर रही है। तुमसे एक विनती है, मुझे उस समय तक इस घर में रहने दो जब तक मैं महावीर की आत्मा को भस्म नहीं कर देती और मैं मुसलसल इस जहनी अजाब में मुब्तला रहूं। मैं राजकुमारी कोशलिया तुम्हें वचन देती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। बस तुम ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल मत करना। तुम राजकुमारी हो? मैं कभी राजकुमारी थी, अब तो भटकी हुई इंतकाम की आग में झुलसती हुई एक आत्मा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो? यहीं तो मेरे प्रेमी की आत्मा कैद है। जब तक मैं महावीर की आत्मा को भस्म नहीं करूँगी, मेरे प्रेमी को मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो, मुझे निराश मत करना। तुम मुझे पहली ही दिन से अच्छी लगी हो। तुम्हारे पास संगीत की कला है और कलाकार कभी पत्थर दिल नहीं होते। मैंने ना जाने क्या सोचकर हाँ में गर्दन हिला दी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ लिए, फिर वो जीने की तरफ जाकर गायब हो गई। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे हैरत हुई, जो दरवाज़ा चौखट समेत उखड़कर गिर पड़ा था वो उस वक्त अपनी जगह मौजूद था। मैंने उठकर बर्तन धोए, घर की सफाई की, मुँह धोकर ही निकली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? बीबी, मैं अहमद ख़ान हूँ। मार्केट जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगाना है तो बता दें। मैंने कमरे से जाकर पर्स में से पैसे निकाले और अहमद ख़ान को सौदे के बारे में बताया। बीबी, आपको बेगम साहिबा भी बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उनके घर गई। शाइस्ता बेटी, तुम खैरियत से तो हो ना? रात तो तुम्हारे घर से बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। मेरा तो दिल दहल रहा था कि न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। मैंने जानबूझकर अनजान बनकर पूछा, क्या हुआ था रात में? तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं, मैंने खाना खाकर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर सोई तो सुबह ही आँख खुली। अच्छा, तो रात में किसी वक्त भी तुम्हारी आँख नहीं खुली? एक दफ़ा मेरी आँख खुली थी, मैं पानी पीकर फिर सो गई। अरे बेटी, मैं फिर से तुम्हें यही कहूँगी कि ये मकान तुम छोड़ दो। मुझे कोई तकलीफ़ या परेशानी हुई तो मैं फ़ौरन वो मकान छोड़ दूँगी आंटी। खैर, अहमद ख़ान मार्केट से वापस आया तो मैंने सौदा लिया और अपने घर आ गई। मुझे उस मकान में आए 3 महीने गुजर चुके थे। खावर ने उस अरसे में हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली थी। कंपनी के मालिकान उनसे बहुत खुश थे और वो सिर्फ 6 महीने के अंदर कंपनी में डिप्टी मैनेजर हो गए।
اب ہمارے حالات قابل رشک تھے۔ خاور کو کمپنی سے نئے ماڈل کی گاڑی مل گئی تھی۔ انہوں نے گھر کے کمروں میں نہ صرف پلاسٹر کرا لیا بلکہ دونوں کمروں میں اٹیچ باتھ روم بھی بنوا لیے۔ انہوں نے مکان کو ہر طرح سے آراستہ کر لیا۔ ہاں، ابھی سمد بھائی کا قرض باقی تھا۔ ایک دن خاور گھر میں داخل ہوئے تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ بات ہی ایسی ہے جان، میرے آفس کے ایک دوست عرفان نے مجھے ایک پرائز بانڈ بیچا تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس پرائز بانڈ پر 5 لاکھ روپے کا انعام نکل آیا ہے۔ مارے خوشی کے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات ہم دیر تک مستقبل کے منصوبے بناتے رہے۔ خاور چاہتے تھے کہ صحن میں کھڑا ہوا نیم کا درخت کٹوا دیں اور نیچے مزید 2 کمرے بنوا لیں۔ وہ اوپر بنا ہوا اسٹور روم بھی توڑ کر اوپر کی منزل تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ وہ آفس گئے تو کوشلیہ زینے سے اتر کر میرے پاس آ گئی۔ بولی، شائستہ میں بنتی کرتی ہوں کہ نیم کا یہ پیڑ ابھی مت کٹواؤ اور اوپر والے کمرے کو بھی ابھی مت توڑو، ورنہ میرا اور میرے پریمی کا نہ جانے کیا ہوگا۔ بس کچھ دن ٹھہر جاؤ، اس کی مکتی میں اب زیادہ دن نہیں رہے۔ وہ مورخ مہاویر سنگھ ایک مرتبہ پھر یہاں آئے گا۔ اب وہ آیا تو واپس نہیں جا سکے گا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں شائستہ، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ تم اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو میں بھی اپنے دیے ہوئے وچن سے آزاد ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر کوشلیہ زینے کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ نیم کے اس درخت سے ہر وقت پتے جھڑتے تھے اور بار بار صحن کی صفائی کرنا پڑتی تھی، لیکن میں نے خاور کو بہت مشکل سے روکا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں فوری طور پر اتنے بڑے مکان کی ضرورت ہی کیا ہے، جب ضرورت ہوگی تو بنا لیں گے۔ وہ فوری طور پر میری بات تو مان گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بالائی منزل بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اسی لیے 1 آدھ مہینے بعد وہ پھر اپنے فیصلے پر عمل کریں گے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ مجھے کمرے میں عجیب سی گھٹن اور بے چینی کا احساس ہوا، حالانکہ اس وقت کمرے میں پنکھا بھی چل رہا تھا۔ میں گھبرا کر باہر نکلی۔ باہر پورے چاند کی رات تھی۔ اچانک کوشلیہ میرے سامنے آ گئی اور بولی، شائستہ اپنے کمرے میں جاؤ، آج اس مورخ مہاویر سنگھ سے میرا آخری یدھ ہے۔ اندر جا کر جاپ کرو اور دعا کرو کہ وہ ظالم آج ختم ہو جائے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں فوراً کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ گئی۔ باہر اچانک پھر دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ چیخ و پکار کی بھیانک آوازیں، اذیت ناک کراہیں۔ میں نے حسب معمول کلام الہی کا ورد شروع کر دیا۔ اس دھما چوکڑی سے خاور بھی اٹھ بیٹھے۔ وہ بہت پریشان اور بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اشارے سے انہیں روک دیا۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اچانک شور تھم گیا۔ اسی وقت فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ اذان ختم ہوتے ہی میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صبح خاور نے مجھ سے کہا، شائستہ اس گھر میں واقعی بدروحوں کا ڈیرا ہے۔ کئی محلے والوں نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ تم خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ آپ بھی کیا باتیں کرتے ہیں، کوئی بدروح یا عصیب یہاں نہیں ہے۔ ہم لوگ 4-5 مہینے سے اس مکان میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کسی دوسرے علاقے میں اچھا سا مکان خرید سکتے ہیں۔ وہ آفس تو چلے گئے، لیکن بہت فکر مند تھے۔ ان کے جاتے ہی کوشلیہ میرے پاس آ گئی۔ وہ بہت تھکی اور نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ شائستہ، میں جیت گئی، میرے پریمی کی آتما کو مکتی مل گئی۔ آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پھر اس نے مٹھائی کا بڑا سا ایک ڈبہ اور پھلوں کی ایک ٹوکری مجھے دی اور بولی، یہ میری طرف سے سویکار کر لو۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، آ جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے سیڑھیوں پر ایک نوجوان وہاں نمودار ہوا۔ وہ مردانہ حسن کا نمونہ تھا۔ اس نے پرانے دور کا راج درباری لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، شائستہ جی، میں اور کوشلیہ آپ کے آبھاری ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کی سہایتا کرتے رہیں۔ وہ دونوں زینہ چڑھ کر دوبارہ اوپر چلے گئے۔ مجھے ان کے جانے کا بہت افسوس تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک بدروح کے جانے پر اتنا افسوس کر رہی ہوں۔ کوشلیہ روح ضرور تھی، لیکن وہ بد ہرگز نہیں تھی۔ میں جانتی تھی میری اس بات پر کسی بھی صاحب عقل شخص کو یقین نہیں آئے گا، اور کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، مجھے اس کا یقین ہے۔ میں اب بھی اسی مکان میں ہوں۔ اب وہ اس علاقے کا سب سے بہترین بنگلہ ہے۔ خاور کی مزید ترقی ہو چکی ہے اور وہ کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف میرے سسرال والے میرے گھر آتے ہیں، بلکہ امی، ابو اور بھائی جان بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ دونوں بچے کراچی کے بہترین کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میرے گلشن کو یوں ہی شاد اور آباد رکھے۔ ہاں، میں نے اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ تاکید کی ہے کہ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ بھی درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔
اس کے فائدے دیکھ کر آپ بھی میری بات کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ ایک سچی کہانی میری خود کی آپ بیتی ہے، اس میں ذرا سا بھی جھوٹ کا عنصر شامل نہیں۔